नमस्कार, स्वागत है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े खास कार्यक्रम एपीएन वर्ल्ड में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस बार की शंघाई सहयोग संगठन की बैठक बेहद खास रही। खास इसलिए क्योंकि दो तानाशाहों को दुनिया भर में अपनी छवि खराब होने का डर सता रहा था। खास इसलिए क्योंकि एशिया का एक छोटा सा देश इन दोनों तानाशाहों को स्वार्थ सिद्धि की नीतियों को अपनाने की बजाय वसुदैव कुटुंबकम का पाठ सिखा रहा था, वो भी बिना किसी पर दबाव की नीतियां अपनाकर। वसुदैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले इस छोटे से देश की जरूरत इन दोनों ही तानाशाहों को पड़ रही है। लेकिन आखिर क्यों पड़ रही है जरूरत? कौन है वो तानाशाह और शंघाई सहयोग संगठन की इस बैठक पर क्यों टिकी थी दुनिया भर के दूसरे देशों की निगाहें? आइए जानते हैं आज के एपीएन वर्ल्ड के इस सफर में। एससीओ की बैठक में वैसे तो 8 देश एक दूसरे से मिले, लेकिन इन 8 देशों के बीच 2 देश ऐसे भी थे जिन पर दुनिया की नजरें टिकी रहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत और चीन की। गलवान में दोनों सेनाओं के बीच बिगड़े रिश्ते अभी भी जस के तस हैं। हालांकि एससीओ बैठक से पहले चीन की ओर से स्थिति सामान्य करने की कोशिश जरूर की गई ताकि बैठक में भारत चीन एक मुलाकात का दौर शुरू कर सकें। लेकिन दोनों देश एससीओ बैठक में आमने सामने तो आए और कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन कुछ नहीं होने के बावजूद भारत का दांव एकदम सटीक जा बैठा। बिना कुछ कहे ही दुनिया को एक संदेश पहुंच गया। शंघाई सहयोग संगठन की 15 सितंबर को होने वाली बैठक में 8 देशों के बीच भारत और चीन की मौजूदगी माहौल को गरमाने वाली है। चीन और भारत के बीच गलवान हिंसा के बाद से संबंध काफी तनावपूर्ण है। हालांकि हाल की बैठकों में दोनों देशों की सेनाओं ने कई बिंदुओं पर सहमति जताते हुए सीमा पर पक्का ढांचा तोड़ने और सेनाओं को पीछे हटने के संकेत जरूर दिए हैं। लेकिन कई पेट्रोलिंग पॉइंट को लेकर अब भी मतभेद जारी है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के देशों की संख्या 8 है, जिनमें भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान शामिल हैं। लेकिन खबर ये भी है कि अब इसमें बेलारूस और ईरान भी शामिल हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि शंघाई को नाटो की काट के तौर पर देखा जा रहा है, जो चीन और रूस का सैन्य गठबंधन है, जिसे वर्तमान तनाव को देखते हुए रूस और चीन बढ़ावा दे रहे हैं। कई विश्लेषकों ने तो इसे पूर्व नाटो तक का नाम दे दिया है। मुझे नहीं लगता कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को नेटो की काट के तौर पर देखना सही है। इस यूरेशिया के क्षेत्र में शंघाई कोऑपरेशन का ऑर्गेनाइजेशन का अपना महत्व है, जबकि ट्रांस अटलांटिक जो रिलेशंस में जो वेस्ट यूरोप के जो राष्ट्र हैं और अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं उसका एक अलग रणनीतिक महत्व है, और दोनों को एक दूसरे की काट के रूप में देखना मेरे विचार से सही नहीं है। शंघाई में 15 सितंबर को होने वाली इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि सीमा पर तल्खी होने के बाद से चीन और भारत के रिश्तों में इन दिनों बेहद तनाव है। ऐसे में अमेरिका सहित दुनिया भर के कई देश दोनों देशों के दिग्गजों के बीच होने वाली मुलाकात पर नजर बनाए हुए हैं। हर किसी के मन में सवालों की सुनामी आई हुई है कि आखिर मुलाकात में क्या होने वाला है। दरअसल मामला दोनों देशों के बीच अभी भी इसलिए गर्म है क्योंकि लद्दाख में कई दौर की बातचीत के बाद पेट्रोलिंग पॉइंट 15 को लेकर तो समझौता हो चुका है, लेकिन अक्साई चीन को लेकर चीन की नीयत ठीक नहीं है और इस पर वो लगातार भारत पर दबाव बना रहा है और इस जगह को सैन्य किले के रूप में तब्दील कर रहा है। यही नहीं, भारी संख्या में हथियारबंद सैनिकों की तैनाती दोनों देशों के बीच अभी भी खटास बनाए हुए है। इसके अलावा चीन के लिए औली में भारत अमेरिका के बीच होने वाले युद्धाभ्यास भी चिंता का कारण बना हुआ है। ये युद्धाभ्यास चीन की सीमा से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा। भारत और अमेरिका के बीच में उत्तराखंड के औली में होने वाला युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के जो मिलिट्री कोऑपरेशन का एक रेगुलर फीचर है, और जाहिर है कि ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत और अमेरिका का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो लगातार गहरा हो रहा है, सशक्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है। एक और वजह है जो शंघाई देशों के इस संगठन की कमजोर कड़ी बन सकती है, और वो है रूस और यूक्रेन युद्ध।
इस युद्ध पर इस संगठन में शामिल होने वाले देशों का अलग अलग रुख है। जहां किर्गिस्तान पुतिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, वहीं कजाकिस्तान हमले के विरोध में है। इसके ठीक उलट रूस पर निर्भर किर्गिस्तान की कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो इन परिस्थितियों में करे तो क्या करे, और अभी तक वो दुविधा में है। ऐसे में शंघाई में होने वाली बैठक शंघाई सहयोग संगठन की एकजुटता को लेकर चुनौती है, क्योंकि भारत और चीन के बीच होने वाली ये मुलाकात इस संगठन के अन्य देशों की सोच बदल सकती है। इसलिए भारत का स्टैंड दुनिया के अन्य देशों और एशिया के अन्य देशों की सोच को बदल सकता है। ये कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि भारत का ये कदम इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। समरकंद में एससीओ की बैठक में भारत ने अपनी बात रखी और दुनिया को एक साथ आने का संदेश दिया। साथ ही उसकी अपनी जरूरतें क्या है, इस बारे में भी बताया। पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश दिया कि हमें इस संगठन के जरिए एक दूसरे से अपने तजुर्बे शेयर करने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध और कोविड की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में जो दिक्कतें आई हैं, उन्हें मिलकर दुरुस्त करने की जरूरत है। इस बैठक में भारत की तरफ से और क्या बातें रखी गई, आइए जानते हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सेनाओं की वापसी को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच पीएम मोदी एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में समरकंद पहुंचे। इस बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। उन्होंने दावा किया कि देश की अर्थव्यवस्था में 7.5% ग्रोथ की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि नए वर्किंग ग्रुप तैयार कर हम एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपने तजुर्बे शेयर करने के लिए तैयार हैं। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनियां हैं जिनका सालाना टर्नओवर 1 बिलियन टर्नओवर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध और कोविड की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कत आई है, जिसकी वजह से दुनिया ऊर्जा और खाद्य संकट से गुजर रही है। इस सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए सदस्य देशों को आपस में सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। पीएम मोदी ने दुनिया में आए खाद्य संकट को सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए मिलेट्स यानी बाजरे की खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपर फूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वर्ष 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत मेडिसिन टूरिज्म के लिहाज से सबसे अहम देश है। शंघाई सहयोग संगठन की इस बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया।
कूटनीतिक लिहाज से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के शामिल होने से पश्चिमी देशों और अमेरिका की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। रूस, चीन और ईरान को अमेरिका के कट्टर प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता है। भारत का मकसद रूस से रिश्ते मजबूत करना, चीन के दबदबे को कम करना, पाकिस्तान को जवाब देना और सेंट्रल एशियाई देशों से रिश्ते बेहतर करना है। और बहुत सारे विषयों पे बातचीत करने का अवसर भी मिला है। गत वर्ष दिसंबर में जब आप आए थे तब कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारी टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है और उसमें भारत और रशिया के बायलैटरल संबंध की भी बातें हुई। लेकिन एशियाई शक्ति संतुलन के लिहाज से पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात को सबसे अहम माना जा रहा है। हाल ही में पूर्वी लद्दाख में पॉइंट 15 और पॉइंट 16 को बफर जोन बनाने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी हुई है और सेना की वापसी भी शुरू हो गई है, जबकि लद्दाख के काउंसिलर कोचोक स्टेजिन का दावा है कि हमारी सेनाएं पॉइंट 15 ही नहीं बल्कि पॉइंट 16 से भी पीछे हटी हैं, जो पिछले 50 साल से हमारी परमानेंट पोस्ट हुआ करती थी। हालांकि चीन ने रिश्तों को बेहतर करने के नाम पर भारत को अगले साल एससीओ का अध्यक्ष बनाने का समर्थन लिया है। एससीओ अध्यक्ष के तौर पर भारत को अगले साल समिट की मेजबानी करने का मौका मिला है। इस मौके पर वाराणसी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। क्या है शंघाई सहयोग संगठन और भारत के इससे जुड़े हित क्या हैं, इनको भी समझना जरूरी हो जाता है। एससीओ को नाटो से जोड़कर भी देखा जाता है, लेकिन असल में क्या ये वाकई नाटो की तरह है या इसको लेकर सिर्फ हवाई बातें ही होती रहती हैं? आइए जानते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का मुख्य लक्ष्य अपने सदस्य देशों के बीच आपसी भरोसा और सच्चे पड़ोसी की भावना विकसित करना है। साथ ही राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, शोध, तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे का प्रभावी रूप से सहयोग करना है। वहीं क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त प्रयास करना और उन प्रयासों की निरंतरता को बनाए रखना है। 1996 में पूर्व सोवियत देशों रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और चीन ने मिलकर शंघाई 5 बनाया था। 2001 में शंघाई 5 के 5 देशों और उज्बेकिस्तान के बीच हुई मुलाकात के बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ का जन्म हुआ। शुरुआत में एससीओ में 6 सदस्य रूस, चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। 2017 में भारत और पाकिस्तान के बीच से जुड़ने से इसके स्थायी सदस्यों की संख्या 8 हो गई। 6 देश आर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की एससीओ के डायलॉग पार्टनर हैं। 4 देश अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया इसके ऑब्जर्वर सदस्य हैं। अब तक ऑब्जर्वर रहे ईरान को नवंबर 2021 में एससीओ के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 2001 में अपनी स्थापना के बाद से एससीओ ने रीजनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों, आतंकवाद, अलगाववाद और धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। एससीओ के एजेंडे में इसके सदस्य देशों का विकास भी शामिल है। आबादी और भौगोलिक स्थिति के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों भारत और चीन के इसका सदस्य होने से एससीओ ऐसा संगठन है जो दुनिया की करीब 40% आबादी को कवर करता है। एरिया की बात की जाए तो यूरेशिया के 60% और दुनिया के करीब 1/3 इलाके को ये कवर करता है। ग्लोबल जीडीपी में इसकी करीब 30% की हिस्सेदारी है। साथ ही ये संगठन हर साल खरबों डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। कई जानकारों का कहना है कि एससीओ की नाटो से कोई तुलना नहीं है। ये संगठन नाटो के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। इसके पीछे कारण भी है। दरअसल एससीओ का चार्टर और उसमें मौजूद आर्टिकल 2 में साफ कहा गया है कि एससीओ किसी दूसरे देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के खिलाफ नहीं है। इसके अलावा वो नाटो की तरह संगठन में शामिल देशों के बीच कोई सामूहिक सुरक्षा संधि भी नहीं है। हालांकि भारत के लिए ये दौरा बेहद चुनौतीपूर्ण है।
दरअसल भारत क्वाड और एससीओ दोनों का सदस्य देश है, इसलिए भारत के लिए दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। एससीओ से जुड़ने में भारत का एक प्रमुख लक्ष्य इसके सेंट्रल एशियाई रिपब्लिक के 4 सदस्यों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से आर्थिक संबंध मजबूत करना है। इन देशों के साथ कनेक्टिविटी की कमी और चीन के इस इलाके में दबदबे की वजह से भारत के लिए ऐसा करने में मुश्किलें आती रही हैं। 2017 में एससीओ से जुड़ने के बाद इन सेंट्रल एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार में तेजी आई है। 2017-18 में भारत का इन 4 देशों से व्यापार 11,000 करोड़ रुपए का था, जो 2019-20 में बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। इस दौरान भारतीय सरकारी और प्राइवेट कंपनियों ने इन देशों में गोल्ड माइनिंग, यूरेनियम, बिजली और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स में भी निवेश किया। सेंट्रल एशिया में दुनिया के कच्चे तेल और गैस का करीब 45% भंडार मौजूद है, जिसका उपयोग ही नहीं हुआ है। इसलिए भी ये देश भारत की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए आने वाले सालों में अहम है। भारत की नजरें एससीओ के ताजा सम्मेलन के दौरान इन सेंट्रल एशियाई देशों के साथ अपने संबंध और मजबूत करने पर रहेगी। एससीओ का एक मुख्य उद्देश्य सेंट्रल एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का जवाब देना भी है। कई एक्सपर्ट एससीओ को अमेरिकी दबदबे वाले नाटो के काउंटर के रूप में देखते हैं, लेकिन एससीओ में शामिल भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव रहा है, जबकि भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर टकराव रहा है। यही नहीं, एससीओ में शामिल 4 सेंट्रल एशियाई देशों के बीच भी विवाद रहे हैं। इसलिए ये संगठन दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल संगठन होने के बावजूद यूरोपियन यूनियन और नाटो जैसा ताकतवर संगठन नहीं बन पाया। वहीं चीन की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद खराब है। उसकी छवि एक ऐसे देश के रूप में बन चुकी है जो दूसरे को कर्ज देकर अपने जाल में फंसा लेता है और कर्ज में फंस चुके देशों पर दबाव बनाकर अपनी नीतियों को मनवाने का काम करता है। इसका ताजा उदाहरण श्रीलंका है। दूसरी ओर रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा है और पश्चिमी देशों ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऐसे में रूस के सामने खुद को दुनिया के सामने अपनी लीडरशिप बनाए रखने की चुनौती है। इसलिए भारत जब यहाँ पर पहुँचेगा तो दुनिया भर के देशों की निगाहें उस पर रहेंगी। चीन और भारत के रिश्ते दुनिया के लिए भी मसाला क्रिएट करते हैं। चीन अन्य देशों की तरह भारत की सीमाओं के हिस्सों पर कब्जा कर दबाव बनाना चाहता है। वहीं भारत पिछली गलतियों से सीख लेकर वर्तमान में फूंक फूंक कर कदम रखते हुए चीन को झटके पे झटका दे रहा है। भारत का स्टैंड साफ है कि आगे कोई धोखा वो बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन चाल पर चाल चल रहा है, वहीं भारत ने रशिया के साथ मिलकर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे चीन की हवाइयां उड़ चुकी हैं। क्या है वो मास्टर स्ट्रोक और इस मास्टर स्ट्रोक से चीन क्यों है परेशान, आइए जानते हैं। समरकंद में एससीओ की बैठक में भारत की मौजूदगी पर सबकी नजरें टिकी थीं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को भारत का साथ चाहिए था और वहीं चीन और ताइवान के बीच युद्ध की संभावनाओं के बीच बैठक में भारत की उपस्थिति ही चीन के लिए जरूरी हो जाती है। भारत के सामने चुनौती थी कि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को नाराज नहीं करना चाहता था। वहीं चीन से बैठक में उसकी बेरुखी ने चीन को भी संदेश दे दिया कि भारत अपनी नीतियों और बातों पर तटस्थ है। भारत के अमेरिका के साथ मजबूत होते रिश्तों से तो चीन पहले से ही डरा हुआ है। वहीं रूस और भारत के रिश्तों को लेकर भी चीन अंदर ही अंदर खौफ में है। वैसे भी भारत से चीन कई जगह परेशानी की स्थिति में रहता है, लेकिन खौफ की एक और वजह है रूस के पूर्व में स्थित एक शहर जिसे रूस का बलूचिस्तान कहा जाता है। यानी ये रूस में स्थित वो स्थान है जहां पर संसाधनों की कोई कमी नहीं है। कहा यह भी जाता है कि इस जगह का अभी तक सही इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन भारत ने अब इस जगह में अपने हितों को साधने के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो चीन के दूसरे देशों की जगहों पर कब्जा करने के सपने को हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर कर देगा। रूस का ये शहर है व्लादिवोस्तोक। ये शहर रूस के पूर्व में स्थित है और एक पोर्ट सिटी है जो चीन और साउथ कोरिया से सीमा साझा करता है। ये वो स्थान है जहां ट्रांस सर्बियन रेलवे का टर्मिनल भी है जो इसे मॉस्को से जोड़ता है। व्लादिवोस्तोक जापान के समुद्र के साथ तटीय सीमा साझा करता है। यहाँ से ईस्ट चाइना सी काफी पास है, जिस पर चीन और जापान दोनों ही देश अपना अपना दावा पेश करते हैं। चीन के मंसूबे पर पानी फेरने के लिए भारत ने जो प्लान बनाया है उसका नाम है चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के जरिए
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को रूस के इस शहर से जोड़ना है। इस नए सी रूट के बाद रूस और भारत के बीच ट्रांसपोर्टेशन में 24 दिनों का ही समय लगेगा। अभी यूरोप के रास्ते आने वाले सामान को भारत और रूस तक पहुंचने में 40 दिन का समय लग जाता है। साल 2019 में जब पीएम मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में शिरकत की थी तो उसी समय इस पर चर्चा हुई थी। पीएम मोदी ने रूस के इस हिस्से के विकास के लिए $1 अरब की मदद देने का ऐलान किया था। चीन की नीतियों से कई देश परेशान हैं, लेकिन वो कभी खुले तौर पर ड्रैगन को चुनौती नहीं पेश कर सके, सिवाय भारत के। चीन के कब्जाधारी मंसूबों पर पानी फेरने के लिए भारत ने कई ठोस कदम उठाए हैं और चीन को आईना दिखाया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर भी भारत ने जापान के साथ अपने संबंध और मजबूत किए और उसे भी इसमें अपने साथ शामिल कर लिया। साल 2020 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, रूस के एकदम पूर्व में आर्थिक सहयोग की संभावना है, क्योंकि भारत ने यहां और प्रशांत द्वीप के कई प्रोजेक्ट्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। हमने यहां पर पार्टनरशिप के साथ ही राजनीतिक कदम भी रख दिए हैं। अगर भारत जापान को भी साथ लेकर आता है तो ये उसका मास्टर स्ट्रोक होगा, जिसके बारे में कभी नहीं सोचा गया था। रूस हमेशा से ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शामिल होने से हिचकता रहा है। ये वो जगह है जहां पर चीन के दबदबे का जवाब देने के लिए क्वाड का गठन किया गया। जापान और भारत दोनों ही क्वाड के अहम हिस्से हैं। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो व्लादिवोस्तोक से काफी लोग पलायन कर गए। सोवियत संघ के पतन के बाद भारत वो पहला देश था जिसने व्लादिवोस्तोक में अपना दूतावास खोला था। इसके बावजूद भारत ने यहाँ कभी निवेश नहीं किया। कोई प्रोजेक्ट साल 1990 में भारत ने शाकलिन में 20% हिस्सेदारी खरीदी थी। वो भारत का इकलौता निवेश था। व्लादिवोस्तोक 160 साल पुराना शहर है और साल 2020 में चीन ने इस पर अपना दावा ठोक दिया था। सन 1860 में चीन को ब्रिटिश और फ्रांस की सेना से अफीम युद्ध में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। चीन के एक जर्नलिस्ट की माने तो रूस ने इस पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने लिखा था, व्लादिवोस्तोक, जिसका शाब्दिक अर्थ है पूरब का शासक, और इसका इतिहास सन 1860 से है, जब रूस ने यहाँ पर एक मिलिट्री बंदरगाह बना लिया था। लेकिन शहर हाइशेनवाई था और ये चीन की जमीन थी। उनका कहना था कि रूस ने चीन के साथ हुई असमान संधि के जरिए इस पर कब्जा कर लिया था। चीन का दावा है कि व्लादिवोस्तोक 19वीं सदी में चीन की सीमा में था। व्लादिवोस्तोक मंचूरिया राज्य के किंग साम्राज्य का भी हिस्सा था और उस समय इसे हाइशेनवाई के नाम से जाना जाता था। लेकिन सन 1860 में रूस ने इस पर आक्रमण किया और इस पर कब्जा कर लिया। अगर भारत इस प्रोजेक्ट में सफल हो जाता है तो ये चीन के लिए और परेशानी पैदा कर सकता है और भारत का ये दांव मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जाएगा। भारत और चीन के बीच अब तक क्या कुछ हुआ, इसको भी जान लेते हैं और यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लद्दाख में कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट पर पीछे हटने से हालात सामान्य हो जाएंगे या कुछ और भी बातें हैं जिनको लेकर चीन को गंभीरता दिखानी ही पड़ेगी। एससीओ की बैठक के बाद ये साफ हो गया कि भारत और चीन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दुनिया की नजर एससीओ में भारत और चीन की मुलाकात पर टिकी थी, लेकिन दोनों देश के नेताओं के बीच नजरें तक नहीं मिली। अपनी कूटनीति के तहत भारत की चुप्पी ने दुनिया को और चीन दोनों को संदेश दे दिया कि भारत अपनी नीति से कोई समझौता नहीं करेगा। इन दोनों ही दिग्गजों के बीच इंडोनेशिया में होने वाली G20 की बैठक में भी मुलाकात होने की संभावना है, क्योंकि पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों ही इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। चीन भारत से अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहता है, लेकिन भारत अपनी सीमा पर पुरानी स्थिति को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा पर पुरानी स्थिति बहाल नहीं होगी, आगे कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि सीमा पर सेनाओं के पीछे हटने से दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर हो सकेंगे। दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच 16वें दौर की बातचीत के बाद दोनों देशों ने साझा बयान जारी कर कहा था कि दोनों देशों की सेना गोगरा हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पिलर 15 इलाके से पीछे हट रही हैं। इसके बाद शुक्रवार को चीन के रक्षा मंत्रालय ने भी बयान जारी करके इसकी पुष्टि की। चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा,
8 सितंबर को भारत और चीन के बीच 16वें दौर की वार्ताओं के बाद ये सहमति बनी है कि दोनों देशों की सेनाएं जिनान दबान गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हट रही हैं। चीन गोगरा हॉट स्प्रिंग को ही जिनान दबान कहता है। लेकिन भारत और चीन के बीच विवाद की जड़ लद्दाख क्यों बना हुआ है? अप्रैल 2020 में ये विवाद शुरू हुआ था जब चीन ने पूर्वी लद्दाख में विवादित LAC पर सैन्य मोर्चाबंदी की थी। चीन ने भारत पर LAC पर निर्माण कार्य कराने का आरोप लगाया था। गलवान घाटी, पेंगोंग त्सो, गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाकों में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थीं। 15 जून को गलवान में हुए खूनी संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। बाद में चीन ने माना कि उसके भी 4 सैनिक मरे, जबकि जानकारों का कहना है कि चीनी सैनिकों की मौत का आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा है। फरवरी 2021 में दोनों देशों ने पेंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर चरणबद्ध और समन्वित तरीके से तनाव को कम करने की घोषणा की। दोनों देशों में गोगरा और हॉट स्प्रिंग, डेमचोक और डेप्सांग जैसे इलाकों को लेकर भी विवाद है। LAC पर भारत और चीन के बीच कई सालों से कम 12 जगहों पर विवाद रहा। जून 2020 के बाद दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर पर 16 राउंड की बातचीत हुई। 15 सितंबर SCO की बैठक से पहले दोनों देशों के कोर कमांडरों की बातचीत के बाद सेनाएं पीछे हटीं। लेकिन सवाल ये है कि जो दिख रहा है वास्तविकता भी वही है क्या? क्योंकि डिसएंगेजमेंट की ये बातचीत पिछले 2 वर्षों से ज्यादा समय से चल रही है। जहां इसकी बात की जा रही है वहां दावा भी कुछ खास नहीं दिख रहा, क्योंकि 50 से 60 हजार सैनिकों की तादाद उन्हीं ऊंचाइयों पर आज भी मौजूद है, वो भी पूरे साजो सामान के साथ। यही नहीं, ड्रोन्स और हवाई जहाज से मॉनिटरिंग की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। इसलिए ये कहना कि तनाव कम है बेमानी होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जुलाई की उस बैठक को देखेंगे जिसके तहत इस समझौते की बात की जा रही है, तो उसके साझा बयान में ऐसा कोई इशारा नहीं मिला है। माना जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर यह तय किया गया होगा कि डिसएंगेजमेंट करना है, क्योंकि SCO में शी जिनपिंग और मोदी के बीच मुलाकात की संभावना थी। वहीं चीन के साथ तनाव के बीच अमेरिकी ड्रोन पाने के करीब भारत और अमेरिका का युद्ध अभ्यास भी कई मायनों में खास है। भारत ने उज्बेकिस्तान में हुई SCO की बैठक में अपनी खामोशी से दुनिया को सख्त संदेश दे दिया है। अब सबकी नजर G20 देशों पर होगी। संदेश ये है कि भारत चीन के सामने डटकर खड़ा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच अगर युद्ध होता है तो वो किसी के लिए भी हितकर नहीं होगा। ऐसे में अगर इस तरह के हालात बनते हैं जिससे दोनों देशों के बीच तनाव कम होता है, तो भारत के लिए ये एक तरह की सफलता ही है। वहीं डी-एक्सेलेरेशन एक व्यापक प्रक्रिया है जो ज्यादा पुख्ता और बड़ी होती है। इसके शुरू होने से ये इशारा मिलता है कि हालात पहले की तरह सुधर रहे हैं। चीन के कई देशों के साथ संबंध ठीक नहीं चल रहे, ताइवान, जापान और अमेरिका सहित कुछ सहयोगी देश। ऐसे में चीन पर से दुनिया के अन्य देशों का भरोसा टूटा है। वहीं रूस भी यूक्रेन पर हमला करने के बाद बैकफुट पर है, उसकी साख भी धूमिल हुई है। ऐसे में रूस को अपनी लीडरशिप के लिए दुनिया के सामने एक नई तस्वीर पेश करनी होगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि रूस और चीन दोनों ही देश अपनी तानाशाही वाली छवि से बाहर निकलने की कोशिश में हैं। यही वजह रही SCO बैठक बुलाने की। भारत अपनी अब तक की कूटनीति और दुनिया के सामने अपना स्टैंड स्पष्ट रखने में सफल रहा है। मतलब साफ है कि भारत नया इतिहास लिखने को तैयार है, क्योंकि आज दुनिया में सबसे भरोसेमंद देश किसी को माना जाता है तो वो है भारत, और इसीलिए दुनिया के सभी देशों को भारत का साथ चाहिए। यही भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है, यानी भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। फिलहाल APN वर्ल्ड में इतना ही। किसी नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।